2011 के फॉर्मूले पे आप करना चाहते हैं। 2011 से हम 2026 में आ गए हैं। ये 15 साल पुराना क्यों करना जब 26 में चल रहा है। तो सरकार की मंशा कहीं न कहीं बिल को पास कराने में कम और उस पे सिंपैथी लेने में ज़्यादा थी, इसीलिए वो फोकस कर रहे थे, इसीलिए ये सारा नाटक किया गया था, इसीलिए स्क्रिप्ट लिखी गई थी। स्क्रिप्ट के हिसाब से सारी चीज़ें हुई है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मोदी जी गारंटी देते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे इतना मौका दे दीजिए, उतना मौका दे दीजिए, और आखिरी में होता क्या है? किसान उनके सामने माफी मांगते हैं, महिलाएं उनके सामने माफी मांगते हैं। और बीते रोज तो हद हो गई, उन्होंने 29 मिनट के भाषण में 58 बार कांग्रेस का नाम ले लिया, मानो कांग्रेस सत्ता में बैठी है। करेंगे बात। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी। सर, एक तरफ तो मोदी जी कह रहे थे कि नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है वो पारित हो गया है, पास हो गया है, लागू हो गया है। मंच पर अपने लिए तालियां बजवा रहे थे, पीठ थपथपा रहे थे खुद की। फिर हमने देखा कल रात जो है 8:30 बजे वो आए और उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए देश की बहनों, क्योंकि हम जो है इस बात को जो है आगे नहीं बढ़ा पाए। अब मोदी जी की कौन सी बात को हम लोग सही माने? मोदी जी खुद ही कंफ्यूज हैं कि महिला आरक्षण लागू हुआ है, नहीं हुआ है, हो रहा है, नहीं हो रहा है। और 29 मिनट के भाषण में 58 बार कांग्रेस का नाम ले लिया, जैसे कांग्रेस सत्ता में बैठी है। मतलब इस देश में क्या सत्ता को, सरकार को मजाक बनाने में कोई कोर कसर विश्वगुरु ने छोड़ी है या नहीं छोड़ी है? केपी सर। देखिए हिमांशु, अगर आप देखें ये जो बिल वाली बात है, ये तो 2023 में ही पास हो चुका है। अगर सरकार चाहती इसको 2023 में ही लागू कर देती, जब 2023 में पास हो गया, जो 24 में लोकसभा में कर देती, क्यों नहीं किया? और आज ऐसी कौन सी जल्दी है? तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि ये मोदी जी भली-भांति जानते थे कि ये बिल कभी भी पास नहीं होगा। पास नहीं होगा तो हम ठीकरा विपक्ष के सिर पे फोड़ के और वेस्ट बंगाल में सिंपैथी हासिल कर लेंगे। आप बताइए, 5 राज्यों में महत्वपूर्ण चुनाव चल रहा है और आप बीच में जो है विशेष सत्र बुला लेते हैं। जल्दी किस बात की है? और मुझे तो लगता नहीं है कि किसी भी विपक्ष के छोटे-बड़े किसी भी दल ने विरोध किया हो महिला बिल का। क्यों कोई करेगा? अगर विरोध ही करना होता तो 23 में करते। तो आप ये देखिए कि मोदी जी तो थोड़े से अंतर से हारे हैं। अगर ये जो इनके सहयोगी दल हैं बड़े वाले, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश वाले, अगर ये भी निकल जाते, तो ये तो बहुमत से भी नीचे आ जाते। ये तो कुल जोड़-जाड़ के ये तो 270 तक पहुँचना इनको मुश्किल हो जाता। तो ऐसे में तो और छीछा-लेदर सरकार की हो जाती। आप ये देखिए कि भई अगर आपको करना है, सेंसेक्स आप कह रहे हैं चल रहा है, जनसंख्या की काउंटिंग चल रही है, तो आप कर लीजिएगा उसके बाद। और 2011 के फॉर्मूले पे आप करना चाहते हैं। 2011 से हम 2026 में आ गए हैं। ये 15 साल पुराना क्यों करना जब 26 में चल रहा है तो। तो सरकार की मंशा कहीं न कहीं बिल को पास कराने में कम और उस पे सिंपैथी लेने में ज़्यादा थी, इसीलिए वो फोकस कर रहे थे, इसीलिए ये सारा नाटक किया गया था, इसीलिए स्क्रिप्ट लिखी गई थी। स्क्रिप्ट के हिसाब से सारी चीज़ें हुई है। मोदी जी इतने कच्चे वो नहीं है कि उनको ऐसी जानकारी ना हो और वो कच्ची गोलियाँ खेल दें। ये सब स्क्रिप्ट पहले लिख दी गई थी, उसी के अनुसार जो है अभिनय किया गया है। एकाएक आपको पता लग गया कि हाउस में बिल गिर गया और आधे घंटे के अंदर राहुल गांधी का घर घेर लो, विपक्ष के जो है महिलाएँ आके ये कर लें। कहाँ से एकाएक ये चीज़ें हो गई? कहाँ से एकाएक मीडिया में चीज़ें चलने लगी? इतनी जल्दी सब तैयार बैठे थे इसका मतलब? दूसरी बात ये है कि जो इलेक्शन चल रहा है और पिछला इलेक्शन जो आपने बिहार में जीता है, आपको लग गया है कि महिलाएँ चुनाव में विशेष तौर पे वोट देने का काम करती हैं, तो उनको कैसे भ्रमित किया जाए, उनको कैसे भरमाया जाए, इस चक्कर में भारतीय जनता पार्टी रहती है। आप ये देखिए, चुनाव के चंद घंटों पहले, चंद दिन पहले 10-10 हज़ार रुपए सब महिलाओं के अकाउंट में आप भेज रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब वो जो गाँव में अनपढ़ महिला है, सीधी-सादी महिला है, उनको पता ही नहीं है, उनको कहा मोदी जी भेज रहे हैं। नीतीश कुमार नहीं भेज रहे हैं, मोदी जी भेज रहे हैं 10,000 रुपए, जैसे खुद दे रहे हैं जेब में से निकाल के।
मोदी जी राशन बांट रहे हैं देश का, फ्री फ्री राशन बांट के आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को? तो ये जो तमाम चीजें थी, अब पर्दे खुल चुकी हैं और मोदी जी माफी पहली बार नहीं मांग रहे हैं, मोदी जी दूसरी बार माफी मांग रहे हैं। दो ऐसी घटनाएं हुई हैं पिछले 12-13 सालों में जिसमें मोदी को झुकना पड़ा है। किसानों ने झुकाया था और किसानों पे भी इन्होंने माफी मांगी थी कि शायद मेरी तपस्या में कमी रह गई। अब कौन सी तपस्या की बात कर रहे थे? जो वहां पे गए थे उत्तराखंड में गुफा में, वो वाली तपस्या की बात कर रहे थे, या जो दूसरी तपस्याएं चल रही हैं इजराइल की, अमेरिका की, वो तपस्या की बात कर रहे थे? ये तो अब मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी, इसलिए किसान फंस नहीं पाए। अब इन्होंने दूसरा नाटक ये किया और फिर माफी मांग ली। अब तो इनका बढ़िया है, पहले तो कम से कम माफी भी नहीं मांगते थे, माफी तो मांगने लगे। 8:30 बजे ये तो खून सूख गया लोगों का 2 घंटों में कि हो मोदी जी आ रहे हैं, देश को संबोधित करें, कहीं नोटबंदी वाला मामला तो नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ कोई नई बात तो नहीं बता रहे। लोग डरे हुए थे, लेकिन चलो वो तो भाई चुनाव पे आप माफी मांगने आए हैं, तब लोगों को शांति हुई है। लगभग 1 घंटे का भाषण, आधे घंटे का भाषण है और आप जो है उसमें कांग्रेस 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 किए जा रहे हैं। भाई कुछ अपना नाम भी बताओ कि आपने 12 साल में क्या किया, अपनी अचीवमेंट भी बताओगे या कांग्रेस को ही जो है धकियाते रहोगे? अरे नहीं, कांग्रेस वो ने अगर कहा ना कुछ नहीं किया, उन्होंने, वो कहा ना कि पापी है, विपक्ष पापी है और इनके पाप की सजा जो है जनता इन्हें देगी। अब मुझे एक चीज बड़ा कंफ्यूजन है कि जनता सजा कांग्रेस पार्टी को या टीएमसी को, खास तौर पर टीएमसी को इसलिए क्योंकि टीएमसी तो 37% 38% के करीब जो है मतलब जो है प्रतिनिधित्व उनका जो है वो महिलाओं का 37% 38% के करीब है, तो उनको भी सजा मिलेगी। बिल 33% वाला ही है लेकिन उनका प्रतिनिधित्व तो 37% है, फिर भी उनको सजा मिलेगी। डीएमके को मिलेगी, तमाम और जो विपक्ष के नेता अखिलेश यादव को मिलेगी, जो लोहिया के पद से भटक गए हैं, जैसा मोदी जी कह रहे थे। मिलेगी कैसे सजा? ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी और सजा विपक्ष को मिल जाएगी। मतलब बीजेपी का जीतना ही विपक्ष के लिए सजा है बेसिकली। तो इसमें तो मोदी जी का फायदा ही है ना, फिर रो क्यों रहे थे? फिर ये आकर जो है हाथ क्यों जोड़ रहे थे? ये आपको भ्रमित कर देते हैं और आपको खुद ही सोचने पे मजबूर कर देते हैं। ये मोदी जी का खेल है। आपको मैं एक बताता हूं, उसका आप गणित जो है गुणा भाग कीजिए और अपने दर्शकों से भी पूछिए। देश मजबूत हाथों में है और हिंदू खतरे में है। इसको कैसे हम समझें कि देश मजबूत हाथों में है और हिंदू खतरे में है? तो इसको कैसे करें? और दोनों तो मोदी बोल रहे हैं, दोनों तो भाजपा के लोग ही फॉर्मूले बोल रहे हैं। और देश प्रगति कर रहा है और हाँ। यहाँ 80 करोड़ को राशन मिल रहा है फ्री का। हमारी हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था है और हम 5 किलो राशन फ्री ले रहे हैं गरीब आदमी। आप ये देखिए कि ये क्या इतिहास लिख रहे हैं मोदी जी। हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये बताना चाहते हैं कि तुम इतने घटिया लोगों की पैदावार हो कि उनके पास तो राशन भी नहीं होता था, राशन भी सरकार मुफ्त देती थी और किसानों के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उनको किसान सम्मान निधि के नाम पे 6,000 रुपया मिलता था। आपके पास तो बूढ़े को पालने के लिए भी पैसा नहीं था, इसलिए बुढ़ापा पेंशन देते थे आपको। आपके पास तो अगर आपकी माँ दादी विधवा हो जाए, उनको पालने का भी पैसा नहीं था, उनको भी सरकार देती थी। ये इतिहास बना रहे हैं, ये इतिहास बना रहे हैं भाई। इसीलिए आपको जबरदस्ती दे रहे हैं कि आपका आधार कार्ड दीजिए, आपका फलाना कार्ड दीजिए, आपकी ये योजनाएं आ गई। आपके पास तो इलाज करने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए मोदी जी ने आशीर्वाद दे के आपको आयुष्मान कार्ड दिया था। ये तो हमारा इतिहास बिगाड़ने पर लगे हुए हैं और उस इतिहास को बना रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी और अपने ऊपर जो है शर्म करेंगी हमारे पूर्वजों पुरखों पे। हम जिस प्रकार से अपने पूर्वजों का, पुरखों का नाम सम्मान के साथ लेते हैं, क्या हमारे आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ियां, तीसरी चौथी पीढ़ियां भी हमारा नाम सम्मान से लेंगी? ये तो इतिहास को बिगाड़ रहे हैं भाई। ये तो बत्तख पे बता रहे हैं कि इनके महान ज्ञानी वहां काला पानी से बत्तख पर निकल लेते थे, घूम घाम के शाम को फिर बत्तख पर बैठे पहुंच गए। तो वो इतिहास पढ़ा रहे हैं। ये तो वो इतिहास पढ़ा रहे हैं कि सरकार के पास अस्पताल नहीं है, सरकार के पास स्कूल नहीं है, इसलिए हम प्राइवेट और निजी स्कूलों की स्थापना कर रहे हैं।
योगी जी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल का उद्घाटन करने नोएडा आते हैं, उसमें राष्ट्रपति भी रहती हैं और एक निजी अस्पताल का उद्घाटन होता है। 10 साल होने जा रहे हैं योगी जी को। एक अस्पताल सरकारी बना हो तो बताइए। 2 अस्पतालों की अभी आधारशिला रखी है उन्होंने, योगी जी ने 2 अस्पतालों के उद्घाटन किए हैं। अभी एक कपिल देव का नोएडा में प्राइवेट हॉस्पिटल बना, ये किसके लिए बन रहे हैं? इसमें किनका इलाज होगा? ये नोएडा में पिछले दिनों क्या हुआ? मजदूरों को आप तनख्वाहें नहीं दे रहे हैं, मजदूरों को आप पैसे नहीं दे रहे हैं और देश बम बम कर रहा है, प्रगति हो रही है और मोदी जी सजा दिलाने निकले हैं लोगों को। अरे कांग्रेस को तो सजा 14 साल पहले मिल चुकी है भाई। कांग्रेस तो बुरी तरह हार के बाहर हो गई है। अब कौन सी सजा आप कांग्रेस को देंगे? अखिलेश को कौन सी सजा देंगे? वो तो हार गए थे 2017 में, बाहर हैं, 10 साल होने वाले हैं उनको। अब और कौन सी से उनको फांसी टांगोगे क्या? फांसी भी नहीं टांगा आपने। आप जिनको कहते थे कि लोग जेल में चक्की पीसेंगे, बताइए कौन से नेता को आपने चक्की पिसवाई जेल में? उस एक नेता का नाम बताइए। चिदम्बरम जी को 3 दिन के लिए जेल में भेजा था, चौथे दिन बाहर आ गए वो और आप बैठे रह गए। उन्होंने शायद आपसे चक्की पिसवाई थी, तड़ी पार भी किया था आपको। आपने तो किसी को ना तड़ी पार किया, ना किसी से चक्की पिसवाई। उसकी बुकलेट बनाई थी आपने, आसाम के जो उनके सीएम बनाए हेमंत बिस्वा शर्मा को 2015 में उनकी बुकलेट बनाई थी कि दुनिया में इससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है और भाजपा की सरकार आएगी तो हम इससे जेल में चक्की पिसवाएंगे। और उन्होंने क्या चक्की पीसी है पिछले 5 साल में, 7 साल में? आप बताइए। तीसरी बार चक्की की तैयारी कर रहे हैं आप उनकी। तो ये आपका चरित्र है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का लोगों को भ्रमित करने का और जुमलेबाजी करने का है। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, मैं आपको बता, अब जनता समझ चुकी है और इनका इस तरह का कारनामा अब आगे चलने वाला नहीं। इन 5 राज्यों में बुरी तरह भद पिट गई है। हेमंत बिस्वा शर्मा को सपोर्ट करने की हिम्मत इन लोगों की नहीं हुई है। कहां चला गया भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया? कहाँ चले गए वो अमित शाह जी? उनका तो बयान आया नहीं भाई, हेमंत शर्मा जी के लिए ऊपर गलत टिप्पणी हो रही है और पवन खेड़ा को फांसी पे टांगेंगे, उसने गलत आरोप लगा दिए। उनका स्टेटमेंट तो आया नहीं। तो फिर क्या है दाल में काला ये? तो इसलिए ये कुछ भी कह देना, कर देना, इनकी नीयत कुछ और है और करना कुछ और चाहते हैं और दिखाना कुछ और चाहते हैं। लेकिन ये मोदी जी का भारतीय एक जनता पार्टी। वाक्यांश था कल सर, मैं चाहूंगा उस पर भी बात की जाए, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पे बहुत हो रही है खास तौर पे। वो कह रहे हैं कि विपक्ष ने ईमानदारी से किए गए प्रयास की भ्रूण हत्या की है। अब भ्रूण हत्या की है अगर ये बोल रहे हैं तो ईमानदारी से प्रयास किया गया है इसका भी आकलन किया जाना चाहिए। ईमानदारी से अगर प्रयास किया गया होता तो 2023 में जो बिल पास है 2024 में उसको एज इट इज आप लागू कर देते। 543 सीटें थी, उस पर लागू कर देते। चलिए ठीक है, आप देश भर में लागू नहीं कर पाते, उसको अपनी पार्टी में ही कर लेते, अपने मंत्रिमंडल में ही कर लेते, कहीं तो कर लेते। आपने तो कहीं नहीं किया। दूसरी पार्टियां टीएमसी जैसी तो वो तो कर रही हैं प्रयास, उन्होंने कोशिश भी की है, समाजवादी पार्टी भी प्रयास कर रही है, उनके जो महिला नेत्री हैं वो आगे बढ़कर कंट्रीब्यूट कर रही हैं, वो टिकट भी दे रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। तो ईमानदारी कहां पर है, पहले उसका आकलन होगा। भ्रूण हत्या किसने की है, फिर उस पर आएंगे। देखिए हिमांशु, अगर इसको हम थोड़ा अलहदा नजर से देखें, अगर वास्तव में इनकी नीयत ठीक होती और ये करना चाहते हैं और आप 2023 में भी जाइए ऐसे ही करें जो अभी ये करना चाहते थे, तो उसका एक तरीका ये होता है कि आप पहले सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं और सर्वदलीय बैठक बुला के आप उसमें तय करते हैं, मशवरा करते हैं, लोगों से उनकी राय लेते हैं और उसके बाद फिर सेशन बुलाया जाता है। आपने अपने आप स्पेशल सेशन की घोषणा कर दी, लोगों को पता ही नहीं है, विपक्ष को तो समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या करेंगे। बाद में कुछ दिन पहले आप बताते हैं कि महिला वंदन बिल आएगा। उसके बाद आपको पता ही है कि जो 2023 में बिल पास हुआ था, उसका नोटिफिकेशन 1 दिन पहले करते हैं। तो अगर आपकी नीयत साफ है, तो आपने विपक्ष के साथ डिस्कस किया क्या? आपको भी पता है कि बिना विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिए ये बिल पास ही नहीं हो सकता, तो फिर आपकी नीयत पे क्यों ना शक किया जाए? हम आपको ऐसे कैसे छोड़ दें, आपसे सवाल क्यों ना किए जाएं? तो ये मैं कह रहा हूं आपको कि इनकी नीयत ही नहीं थी करने की, ये तो भ्रमित करना चाहते थे लोगों को। इनका सीधा सीधा फॉर्मूला है कि लोगों को भ्रमित करो और लोगों से वोट हथियाओ और क्वेश्चन पूछने वाले, समझदारी से बात करने वाले, उनकी संख्या कम है।
मूर्खों की भक्तों की संख्या ज्यादा है, उनको आप भ्रमित कर सकते हैं। सीधे सादी भोली भाली महिलाओं की संख्या ज्यादा है, उनको आप भ्रमित कर सकते हो आसानी से, उनको बड़े बड़े सपने दिखा सकते हो, उनसे माफी मांग सकते हो, इसलिए उनको भ्रमित करो। हम जैसे जो चंद मूर्ख हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वोट नहीं डालने जाएंगे, सही बात कर लेंगे, लेकिन कितने लोग सुनेंगे, कितने लोग अमल करेंगे उस पे? तो बड़ी जो संख्या है, जिनको जानकारी नहीं है, जिनको आप भ्रमित कर सकते हैं, उनके लिए ये फॉर्मूला था। और इनकी एक कोशिश थी कि जो सबसे बड़ा राज्य है, जो इनकी अस्मिता का प्रश्न बना हुआ है कि वेस्ट बंगाल का चुनाव एनी हाउ कैसे जीता जाए, उसमें सारे तामझाम दंड भेद कैसे किए जाए, उस पे मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने ये मामला रचा था। अब आप ये देखिए ना कि बाबरी मस्जिद निर्माण चल रहा है वेस्ट बंगाल में, ये कहां से आया, ये किसने किया? एक बाबरी मस्जिद ने भारत को इतने दिन से 40 साल से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चमक रही थी एक बाबरी मस्जिद पे, और वो बाबरी मस्जिद निपट गया, वहां पर अयोध्या में मंदिर भी बन गया, तो उसका रिजल्ट देखो भारतीय जनता पार्टी को कितना बढ़िया मिला। भारतीय जनता पार्टी ही साफ हो गई उस मंदिर में, वहां समाजवादी पार्टी का कब्जा है। तो आप उसी तर्ज पे एक आप 40 साल अगली राजनीति करने के लिए वेस्ट बंगाल में नई बाबरी मस्जिद आप बनवा रहे हैं, अच्छा, और बाद में इसी के उसमें एक और बढ़िया बात थी सर कि हुमायूं कबीर का वीडियो निकलकर सामने आया तो मंच पर खड़े होकर अमित शाह जी कहने लगे कि जो भी मस्जिद बनवाएगा हम जो है उसको ऐसा नहीं करने देंगे। लेकिन उस वीडियो पर कोई नहीं बोला। उस वीडियो में साफ तौर से 1,000 करोड़ रुपए की डील चल रही है, सब कुछ चल रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया। और यहाँ अमित शाह जी कह रहे हैं हुमायूं कबीर को हम नहीं वो करेंगे। इस वीडियो से पहले हुमायूं कबीर का नाम कभी भी जो है मंच से अमित शाह जी ने नहीं लिया था। नहीं, आप ये बताइए, अमित शाह जी ने भी तो क्यों लेंगे? वो तो अमित शाह, उनको तो फॉर्मूले ही उन्हीं के हैं, तो वो क्यों लेंगे? लेकिन चुनाव आयोग ने इस पे एक्शन क्यों नहीं किया? हमें तो हैरानी उस बात की है। सही बात है। चुनाव आयोग को भी तो एक्शन लेना चाहिए इस बात पे, उनको चुनाव से बाहर करना चाहिए, तथ्यों की जांच करनी चाहिए। चुनाव आयोग कहां सो रहा है? तो मामला एक जगह से थोड़ी चल रहा है, मामला कई जगह से चल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो भोली भाली जनता है, जो सीधे साधे लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जिनको बेचारी को पता नहीं है, उनको भरमाने का काम ये लोग कर रहे हैं। आपने देखा नहीं था कि बिहार में किस प्रकार से 10-10 हजार रुपए भेज के और कहा कि पैसा मोदी जी भेज रहे हैं, इसलिए फटाफट वोट डालो। उनको क्या पता? तो इसीलिए ये कि इन्होंने कोशिश की है, ईमानदार कोशिश जिसको ये बता रहे हैं, ईमानदार कोशिश इन्होंने की है, उस ईमानदार कोशिश में ये सफल नहीं हो पाए, और उल्टा इन्हीं की चीचा लेदर हो गई। और मुझे लगता है उस बात की अब ये शुरुआत है। अब मोदी जी ने जिस प्रकार से माफी मांगी है, ये दूसरी बार माफी मांगी है, सिलसिला चल निकला है। अब लगातार मोदी जी माफी मांगेंगे नए-नए मुद्दों पे, मुझे ऐसा लगता है। जी। लेकिन उस माफी मांगने से कुछ हो नहीं रहा ना सर। मेन चीज ये है, माफी मांगिए, सुधार कीजिए तो समझ में आता है ना। आपने तो कहा 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, फिर एक दिन शिवराज सिंह चौहान आते हैं बहुत बौखलाहट में, कहते हैं 2 गुनी की बात कर रहे हैं, यहाँ तो 8 गुनी हो गई है, 16 गुनी हो गई है, जो भी मन में आए बोल दीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है। इस देश के अंदर 10,000 किसान आत्महत्या कर ले रहे हैं, ये शिवराज सिंह चौहान को नहीं दिख रहा है। शिवराज सिंह चौहान नहीं, कह वो रहे हैं यहाँ इसलिए तो नहीं, 6 गुनी नहीं हो वो गई है। शिवराज चौहान को इसलिए नहीं दिख रहा है कि इन्होंने एनआरसी के आंकड़े ही बंद कर दिए हैं किसानों के देने। जो आत्महत्या के आंकड़े हैं, खासकर जो किसानों के एनसीआर। आंकड़े हैं, वो इन्होंने देने बंद कर दिए हैं। हम्म, तो जब आंकड़े ही नहीं आएंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा? और हम्म, बोलने को तो ये कुछ भी बोल दे, ये तो कह रहे थे ना 15 लाख अकाउंट में आएंगे, तो बोल दिया। बोलने से क्या हो रहा है? यहाँ कुछ भी बोल देंगे। वो बोल रहे हैं ना निशिकांत दुबे जी वहां पार्लियामेंट में खड़े हो गए, कुछ 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 कुछ, उसका हम्म, जवाब दिया ना हनुमान बेनीवाल ने, हम्म, तो उसका जवाब दें वो। तो इसलिए बोलने में इनको पता है कि बोलने में कुछ नहीं होता। यहाँ रिजाइन देना नहीं है, जिम्मेदारी लेनी नहीं है। अगर आपने कोई गलत चीज बोल दी, गलत चीज कह दी, तो उस पर तो हमने इस्तीफे होते देखे मंत्रियों के और सदस्यों के। यहाँ नहीं होता, यहाँ कुछ भी बोल दीजिए और कुछ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात कहूंगा सर, जो हो सकता है कुछ लोगों को बुरी भी लगे, कि फिल्मों में हम सुनते हैं ना कि वो मर्द की जुबान, तो मर्द की जुबान वाली बात जो है, प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुआ व्यक्ति जो है, अगर वो चीज नहीं निभा पा रहा, उस मर्यादा को नहीं निभा पा रहा, मतलब जो कह दिया उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो फिर तो मतलब क्या ही उसकी फिर क्या ही वैल्यू की जाए। मतलब गरिमा वो तो गिरी 56 गई। इंच का 56 इंच का सीना था ना, वो तो हवा निकल गई तो वो तो कम हो गया ना, 26 इंच का भी नहीं बचा, तो कहाँ से होगा? वो काहे की जबान? ये सब बेकार की बातें हैं, कुछ होने वाला नहीं है। देश को जिस प्रकार से भ्रमित किया गया है,
कुछ जागरूक लोग धीरे-धीरे जागरूक हो रहे हैं और हमें किसी भी सियासी दल से कोई सरोकार नहीं है। हमें देश से, हमें राष्ट्र से सरोकार है। उसकी आवाज़ हम उठाते रहेंगे, सच्चाई की आवाज़ उठाते रहेंगे, सच बात करते रहेंगे, किसी की भी सरकार हो, किसी भी सियासी दल की सरकार हो, देश रहना चाहिए, राष्ट्र रहना चाहिए। बाकी चाहे पार्टियाँ आएँ, जाएँ, कोई नेता आएँ, जाएँ, उसकी किसी एक निजी व्यक्ति की बात नहीं है, किसी निजी सियासी दल की बात नहीं है, हम राष्ट्र की बात करेंगे। जी। बिल्कुल। और मैं बड़ी खुशी के साथ आज, क्योंकि ये एक लिस्ट भी आई है जो डाटा बिंग्स की आती है, हमारे जो नेशनल चैनल है उसको बंद कर दिया गया है। तो कुछ लोग सोच रहे थे कि हम जो है खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल कोई व्यूज नहीं, कुछ नहीं, लेकिन क्योंकि इंडिया में उसको ब्लॉक किया गया है तो विदेशों में वो इतना देखा गया है कि अभी भी हम उस लिस्ट में शामिल हैं, टॉप 15 में हमारा नाम है। तो ये दिखा रहा है कि जनता का प्यार जो है 4PM के साथ में, और जो लोग भी 4PM का हिस्सा है, जो फैमिली है, उसके साथ में कितना विश्वास रखते हैं। कम से कम प्रधानमंत्री की गारंटी से ज्यादा जो है हम लोग जो उनको खबरें दे रहे हैं उस पर 4 उनको पीएम की भरोसा। गारंटी है। हाँ, 4PM की गारंटी है कि हम जो है जनता की आवाज उठाते रहेंगे, उस पर भरोसा करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करके बताएं कि वो इस विषय को किस तरह से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांग रहे हैं, अब उनका माफी मांगना क्या चुनावी तौर पर घड़ियाली आंसू बहाना है या फिर कुछ और है? जो भी आपको लगता है कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।